मधु एक सुंदर, आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटे से कार्यालय में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी। मधु का मन हमेशा बड़ी बड़ी चीजों और भव्य जीवन शैली की ओर आकर्षित रहता था। उसे लगता था कि वह विलासिता और सुख सुविधाओं के लिए ही बनी है। उसका सपना था कि वह एक आलीशान घर में रहे, कीमती गहने पहने और उच्च समाज की पार्टियों में शामिल हो। मधु की शादी रमेश से हुई, जो एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क था। रमेश एक ईमानदार, मेहनती और सच्चे दिल का व्यक्ति था। वह मधु से बहुत प्यार करता था और हमेशा उसकी खुशी की परवाह करता था। हालांकि मधु को उनका साधारण जीवन बहुत उबाऊ और नीरस लगता था। वह अक्सर अपने छोटे और सादे अपार्टमेंट की जर्जर दीवारों, टूटी फूटी कुर्सियों और पुराने पर्दों को देखकर दुखी रहती थी। उसके पास न ढंग की पोशाक थी और न ही गहने, कुछ भी नहीं था। और मधु को किसी और से नहीं, बस इन्हीं चीजों से प्रेम था। उसे लगता था वह उनके लिए ही बनी है। वह खुश रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह अच्छी दिखाई दे, सबसे सुंदर दिखाई दे, लोग उसे ईर्ष्या करें। मधु की एक अमीर दोस्त थी, कॉन्वेंट स्कूल की सहपाठी। वह बहुत संपन्न थी, एक ऐसी महिला जिसके घर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब भी वह उसके घर से लौटती उसे बहुत पीड़ा होती। वह अक्सर खिड़की के बाहर देखती और सोचती, काश मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होती। एक शाम उसका पति रमेश उत्साह से भरपूर अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर आया और बोला, देखो मधु, तुम्हारे लिए कुछ है। मधु ने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर एक प्रिंटेड कार्ड था। रमेश बोला, देखो मधु, हमें मंत्री महोदय के आवास पर एक भव्य समारोह में आमंत्रित किया गया है। मधु ने लिफाफा खोला और निमंत्रण पत्र देखा। बजाय खुश होने के उसने तिरस्कार से आमंत्रण को मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई, तुम मुझसे क्या चाहते हो। रमेश बोला, मैंने सोचा तुम खुश होगी। तुम कभी बाहर जाती नहीं हो और यह एक अच्छा मौका है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस आमंत्रण पत्र को हासिल किया है। कुछ लोगों को ही मिल पाया है, उनमें एक खुशनसीब मैं भी हूँ। सारे अफसर वहाँ होंगे। मधु ने खींचकर उसकी तरफ देखा और अधीरता से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की पोशाक में वहाँ जाऊंगी। रमेश ने इस बारे में नहीं सोचा था। वह हकलाया, क्यों, क्या हुआ। अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर वह हताश और हैरान था। मधु बोली, कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई ढंग की पोशाक नहीं है, इसीलिए मैं उस समारोह में नहीं जा सकती। यह आमंत्रण तुम अपने किसी साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास पहनने के लिए अच्छी पोशाक हो। रमेश ने उसे शांत किया और कहा, मधु, तुम चिंता मत करो, हम कुछ उपाय करेंगे। रमेश ने अपनी बचत से 400 रुपए निकाले और मधु को दिए। जाओ, अपने लिए एक अच्छी सी पोशाक खरीद लो। मधु खुशी से झूम उठी और बाजार जाकर एक सुंदर पोशाक खरीद लाई। लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। समारोह का दिन करीब आ रहा था और मधु उदास, चिंतित और बेचैन लग रही थी। हालांकि उसकी पोशाक तैयार थी। एक शाम उसके पति ने उससे कहा, क्या बात है, पिछले 3 दिन से तुम काफी परेशान लग रही हो। मधु ने उदास होकर कहा, रमेश, पोशाक तो मिल गई, पर मेरे पास पहनने के लिए न कोई आभूषण है और न ही कोई कीमती स्टोन। बिना गहनों के मैं वहाँ कैसे जाऊंगी।
मैं वहाँ बिल्कुल गरीब लगूंगी। इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊं। तभी उसका पति रमेश चिल्लाया, तुम कितनी मूर्ख हो। अरे, तुम अपनी दोस्त नीता के पास जाओ और उससे कुछ गहने उधार ले लो। तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, वह तुम्हें कभी मना नहीं करेगी। मधु खुशी के मारे चीख उठी, यह सही है। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगले दिन मधु अपनी सहेली नीता के घर गई और उसे अपनी समस्या बताई। नीता ने कांच के पल्लों वाली अलमारी खोली। उसमें से गहनों का एक बक्सा निकाल लाई। उसे खोला और मधु से कहा, मधु, तुम इनमें से जो चाहो ले लो। मधु ने बड़े ध्यान से सभी गहने देखे। पहले कुछ कंगन, फिर मोतियों का हार, बढ़िया कारीगरी के कीमती स्टोन। उसने उन्हें आईने के सामने पहनकर देखा, हिचकिचाई, कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाई। बस पूछती रही, तुम्हारे पास और गहने हैं क्या? हाँ है, इन्हें देखो। मैं तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं जानती हूँ। अचानक मधु को एक काले रंग के साटन के बॉक्स में हीरो का एक शानदार हार दिखाई दिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने उसे उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे अपनी हाई नेक पोशाक के ऊपर गले पर बांध दिया और आईने में स्वयं को देखकर हर्ष से अभिभूत हो गई। फिर उसने नीता से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम मुझे यह हार उधार दे सकती हो? सिर्फ यह? क्यों नहीं, निश्चित रूप से। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हार तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मधु खुशी के मारे अपनी दोस्त की गर्दन पर झूल गई। उसे भावुकता के साथ चूमा, फिर हार का बक्सा अपने साथ लेकर अपने घर चली आई। समारोह की रात आई। समारोह में मधु सबसे सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। उसकी नई पोशाक और हीरो का हार उसे बेहद खास बना रहे थे। समारोह में आए सभी लोग उसकी ओर आकर्षित थे और उसका नाम पूछ रहे थे। मधु खुशी से झूम उठी। वह नाचती रही, हंसती रही और अपनी सारी चिंताओं को भूल गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में हो, जहां हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और उसे अद्वितीय मान रहा था। रात को घर लौटते समय रमेश ने मधु के कंधों पर शॉल रख दी, जिसे वह अपने साथ लाया था। वह एक बहुत पुरानी सी एक साधारण शॉल थी। मधु इस शाल को ओढ़कर समारोह में आए अमीर मेहमानों की नजर से बचना चाहती थी, ताकि दूसरी अमीर महिलाओं का ध्यान उसकी ओर न जाए, जिन्होंने फर की अत्यंत महंगी शॉल ओढ़ी हुई थी। जल्दी से मधु वहां से निकल जाना चाहती थी। अतः मधु और रमेश ने एक टैक्सी ली। जब वे अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचे, मधु ने आईने के सामने खड़े होकर शॉल हटाई, जिसने उसके खूबसूरत कंधों को ढक रखा था, ताकि वह अपनी सज धज को, अपने वैभव को फिर से निहार सके। लेकिन एकाएक तभी उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। मधु ने पाया कि उसके गले से हीरो का हार गायब था। उसके पति ने, जो अपने कपड़े बदल रहा था, उससे पूछा, क्या बात है? वह घबरा गई और बोली, रमेश, मेरा हार कहाँ है? लगता है मैंने उसे खो दिया है। रमेश व्यग्रता के साथ खड़ा हो गया। क्या? कैसे? यह संभव नहीं है। फिर रमेश ने तुरंत हर जगह हार ढूंढना शुरू किया। मधु की पोशाक की तहों में, शॉल की तहों में, उसकी जेबों में, हर जगह हार को ढूंढा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। उसने कहा, मैं पैदल वापस जाऊंगा, उस पूरे रास्ते पर जहां से होकर हम आए थे, शायद हार मिल जाए। और रमेश बाहर चला गया। वह समारोह वाले कपड़ों में ही
उदास सी कुर्सी पर बैठी रमेश का इंतजार करती रही। 7 बजे के करीब उसका पति लौट आया। उसे कुछ नहीं मिला था। उन्होंने हर संभव जगह खोजा, टैक्सी ड्राइवर से पूछा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने हार को बदलने का निर्णय लिया। फिर वे अपनी याददाश्त के सहारे उसी प्रकार के हार की तलाश में एक जौहरी से दूसरे जौहरी के पास गए। खींच और वेदना ने उन दोनों को घेर लिया था। कई जौहरियों की दुकानें घूमने के बाद उन्हें एक दुकान में वैसा ही हार मिला। उसकी कीमत 40,000 रुपए थी, लेकिन जौहरी उन्हें 36,000 रुपए में देने के लिए तैयार था। मधु और रमेश ने हर संभव जगह से कर्ज लिया और हार खरीद लिया। उन्होंने नीता को हार लौटा दिया, लेकिन हार के खोने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगले 10 सालों तक मधु और रमेश ने बहुत ही गरीबी में दिन गुजारे। उन्होंने नौकरों को निकाल दिया, एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और खुद सभी काम करने लगे। मधु अब बूढ़ी और थकी हुई दिखने लगी थी। उसने कर्ज चुकाने के लिए हर संभव काम किया। उसके चेहरे पर अब हमेशा चिंता और उदासी छाई रहती थी। उसे एहसास हुआ कि घर की साफ सफाई, देखभाल और रसोई घर के काम का क्या मतलब होता है। वह प्लेटें और चिकने बर्तन साफ करती, वह मैले कपड़े धोती, उन्हें तार में सुखाने डालती। वह सुबह सुबह कचरे का बैग लेकर नीचे गली में जाती और एक आम गृहिणी की तरह अपनी बाह में टोकरी लटकाए वह किराने का सामान, फल सब्जी, गोश्त वगैरह खरीदती, उनसे सौदेबाजी करती, अपमानित होती, एक एक पैसा बचाने की कोशिश करती। उसके पति ने शाम के समय व्यापारियों के खातों की नकल करने का काम शुरू कर दिया। वह घर पर भी देर रात तक काम करता। यह जीवन क्रम 10 वर्षों तक चला। 10 वर्षों में उन्होंने सारा कर्ज ब्याज समेत चुकता कर दिया। मधु अब बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। वह एक निर्धन घर परिवार वाली स्त्री बन गई थी, मजबूत, कठोर और रूखी, बिखरे बालों वाली। वह ऊंची आवाज में बात करती, लेकिन कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में होता, वह खिड़की के पास बैठ जाती और बहुत पहले की उस शाम को, उस समारोह के उन पलों को याद करती। वह कितनी सुंदर, कितनी सम्मानित, कितनी उत्साहित थी। अगर वह उस हार को नहीं खोती तो क्या होता, कौन जानता है। जीवन कितना विलक्षण और परिवर्तनशील है। हमारे तबाह होने या बचने के लिए बस एक छोटी सी वस्तु ही काफी होती है। एक दिन मधु ने बाजार में नीता को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके पास पहुंची और उसे पुकारा, पर नीता मधु को बिल्कुल नहीं पहचान पाई और हकलाते हुए बोली, माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। नीता, मैं मधु हूँ, तुम्हारी दोस्त। नीता ने हैरानी से कहा, ओह मेरी प्यारी मधु, तुम कितनी बदल गई हो। हाँ, जब मैं तुम्हें हार लौटाने आई थी, उसके बाद मेरे दिन काफी कठिनाई में बीते। बहुत ही मनहूस दिन थे और वह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? भला वह कैसे? तुम्हें वह हीरो का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्रालय की समारोह पार्टी पर पहनने के लिए दिया था? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तो मैंने उसे खो दिया था। तुम क्या कहना चाहती हो? उसे तो तुमने लौटा दिया था। इसके बाद मधु ने अपनी पूरी कहानी नीता को बता दी। नीता, मैंने तुम्हारा हार खो दिया था। मैंने तुम्हें वैसा ही हार कर्ज की रकम से खरीद कर लौटाया था और कर्ज चुकाने में हमें 10 साल का समय लग गया। तुम समझ सकती हो
यह सब हमारे लिए आसान नहीं था, हमारे लिए जिनके पास कुछ नहीं था। आखिरकार सारा कर्ज चुकता हो गया है। नीता चलते चलते अचानक रुक गई। उसने कहा, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे उस हार के बदले एक हीरो का हार खरीदा था? हाँ, उस समय हूबहू वैसा ही हार खरीदा था। तुम्हारा शायद इस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। और वह खुशी से मुस्कुराई, जिसमें गर्व भी था, साथ ही निष्कपटता भी। यह सब सुनकर नीता चौंक गई। वह भीतर तक द्रवित हो गई। उसने मधु के दोनों हाथ पकड़ लिए और तड़पती हुई बोली, ओह मेरी भोली भाली मधु, मेरा वह हार तो नकली था। उसकी कीमत अधिक से अधिक 500 रुपए होगी। मधु को अपनी किस्मत और अपनी मूर्खता पर गहरा पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि उसके जीवन की असली खुशी सादगी और संतोष में ही थी, न कि बाहरी दिखावे में। मधु ने जाना कि सुख और शांति भीतर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। उस दिन से उसने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अपनाना शुरू किया और सच्चे संतोष का अनुभव किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक और नई और बेहतरीन कहानी के साथ। नमस्कार।